हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच क्या डिफरेंस होता है, कंपाइलर के टास्क क्या होते हैं, इंटरप्रेटर के टास्क क्या होते हैं। लेकिन इस लेक्चर पर जंप करने से पहले हमको एक बार जितने भी लेक्चर्स हमने प्रीवियसली किए हैं उनको रीकैप करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि इस लेक्चर के अंदर आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हुए दिखेंगे। तो जिस सीक्वेंस में हमने वो सारे के सारे लेक्चर्स कराए हैं उसी सीक्वेंस में आपको वो पढ़ने हैं। पहला लेक्चर हमने कराया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, फिर हमने किया था नंबर सिस्टम, और हमने डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देखा था और वाइस वर्सा देखा था। इसके अलावा हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी देखा था, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी देखा था, एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने देखा था कि एक प्रोग्राम होता क्या है, क्यों हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इसको हमने ऐसे समझा था कि जिस तरह से एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, लो एजुकेशन के स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, किसी को समझ नहीं आएगी। और हाई स्टैंडर्ड होने का मतलब है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो सबको समझ आएगी। तो उससे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो नहीं समझ आती किसी को, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमको समझ आ जाती है। आज हम जितनी भी लैंग्वेजेस का नाम सुनते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा, पाइथन, .NET, इन सब का जो भी कोड हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। ना तो वो प्रॉपर इंग्लिश होती है, ना वो प्रॉपर मशीन कोड होता है, बीच का कुछ होता है जिसके अंदर आपके नंबर्स भी यूज़ होते हैं, जिसके अंदर आपके इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ होते हैं। तो इतना हमको समझ आ चुका था। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसा हमारा गूगल ट्रांसलेटर काम करता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने का काम। हमने गूगल ट्रांसलेटर को एक सेंटेंस दिया जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रांसलेट करके दे दे पंजाबी में, तो वो हमको ट्रांसलेट करके दे देता है। और यही सेम चीज़ जो करता है वो आपका कंपाइलर करता है। हम उसको एक कोड पकड़ा देते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है और वो हमको उसको कन्वर्ट करके दे देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हमने हाउ कंप्यूटर वर्क्स वाली वीडियो में देखा था कि कंपाइलर कंप्यूटर का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जब हम कंप्यूटर के पास चीज़ों को लेकर गए, अपने प्रोसीजर को लेकर गए, हमने बोला कि देखो ये वाला प्रोसीजर है, प्लीज़ आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो कंप्यूटर ने मना कर दिया क्योंकि वो किस लैंग्वेज में लिखा था, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था। जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोड, आपको जो स्क्रीन के ऊपर कोड दिखाई दे रहा है दैट इज इन हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हमने किसकी हेल्प ली थी, फिर हमने कंपाइलर की हेल्प ली थी। हमने बोला कि भाई प्लीज़ आप करा दीजिए। तो कंपाइलर ने क्या किया कि क्योंकि कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज भी आती है, लो लेवल लैंग्वेज भी आती है, तो वो कन्वर्ट करने का काम आसानी से कर देता है। बात आती है कि कंपाइलर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर है भाई एक, और इंटरप्रेटर भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब इनके टास्क देखते हैं, दोनों काम एक ही करते हैं लेकिन काम करने का जो तरीका है वो अलग है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और आपका इंटरप्रेटर भी सेम ही चीज़ करता है। दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, शॉर्ट इसका मैं HLL लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन। दोनों ही यही चीज़ करते हैं लेकिन दोनों के करने का तरीका अलग है। क्या तरीका अलग है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है वन टाइम में, चाहे वो आपकी 10 लाइन हो, चाहे वो आपकी 1000 लाइन हो, चाहे वो आपकी 10,000 लाइन हो। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो भी कन्वर्ट ही करता है बट वो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया हमको लग गया कि कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों के करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक वन टाइम में कर देता है, चाहे वो 1000 लाइन हो, चाहे 10,000 लाइन हो। दूसरा क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। अब यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है avg.c, average.c। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है add.js। ये जो डॉट के बाद चीज़ें लगी होती है ना, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसी तरीके से ये भी जो .js लगा हुआ है ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक एक्सटेंशन है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार कोई गाना है जैसे song.mp3 इस तरीके से लिखा होता है, या फिर कोई फोटो है तो photo.jpg लिखा होगा, या फिर photo.png लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में होता है वीडियो.mp4 लिखा होता है। इसके अलावा
आपकी जो फाइल्स होती है उन फाइल्स में, जैसे मानो मशीन कोड की एक फाइल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ machine.pdf, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है machine.txt। तो डॉट के बाद जो भी लिखा होता है वो हमारा एक्सटेंशन होता है। वो एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है? वो एक्सटेंशन इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी एक ऐप को पता लग जाए वो किस तरीके की फ़ाइल है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की फ़ाइल को ही ओपन कर पाते हैं, तो वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कैसे करते हैं? इस एक्सटेंशन के थ्रू कि .mp3 है, इसका मतलब है कि स्पॉटिफाई इसको चला सकता है, गैलरी वाला ऐप इसको नहीं चला सकता। mp3 से क्या पता चला कि गाने वाली फाइल है कोई। वीडियो.mp4 से क्या पता चला कि वीडियो की फाइल है कोई। फोटो.jpg से क्या पता चला कि फोटो वाली फाइल है कोई। .png से क्या पता चला कि फोटो वाली फाइल है। या फिर .pdf या .txt से क्या पता चला? हमें पता चला कि ये भी फाइल हमारी टेक्स्ट वाली फाइल है या पीडीएफ वाली फाइल है। इसी तरीके से हमारे पास एक एक्सटेंशन और होता है जो कि होता है .exe। अगर इसकी बात करूं तो इसका पूरा मतलब होता है एग्जीक्यूट। जैसे हम बातें करते आए हैं ना कि हमको समझ आता है, अब देखो एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ कंप्यूटर है और एक तरफ हम है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर से कि भाई हमको समझ आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, कंप्यूटर को समझ आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। पहली चीज़ हो गई। हमको समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर को समझ आती है लो लेवल लैंग्वेज। इसी तरीके से ये जितने भी फाइल फॉर्मेट्स है, .mp3 हो गया, .jpg हो गया, .png, .mp4, .pdf, .txt, ये समझ आते हैं हमको। कंप्यूटर को समझ आता है .exe, बस इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो जब कन्वर्जन हो रहा होता है, जैसे हमने कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी कोड है, ये पूरा का पूरा जो कोड है ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर एक कोड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब इसको कन्वर्ट जब करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी एक्सटेंशन क्या है? average.c या फिर add.js। तो अब ये हमको समझ आ रहा है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कोड। जब ये कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कौन करेगा? इसको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा। पिछले ही लेक्चर्स में देखा था कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि कंपाइलर बेस्ड होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो कि हाइब्रिड होती है, यानी कि दोनों ही चीज़ें करती है वो। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस चीज़ को कि इस वाले कोड को बोलते क्या है। आप बोलोगे कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड बोलते हैं, बिल्कुल। हाई लेवल लैंग्वेज में तो ये लिखा हुआ है, इस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोर्स, SOURCE, सोर्स कोड। इसी तरीके से जो कोड हमको समझ आ रहा है, ये वाला कोड, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और ये जो सोर्स कोड होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा होता है। अब जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कंपाइलर हमारा यहाँ बीच में है। कंपाइलर इस कोड को क्या करेगा? इस कोड को कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। कन्वर्ट जब वो करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले वो देखेगा कि इसके अंदर कितने सेक्शंस है। जैसे यहाँ पर एक ये फंक्शन है मेन वाला। अगर अभी आपको कन्फ्यूज़न है तो वैसे फंक्शन क्या होता है, देखो मेरे पास अगर एक रिमोट है तो इस रिमोट के अंदर मेरे पास बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, हर एक बटन का अपना एक फंक्शन है। अगर मैं रेड वाला बटन दबाता हूँ तो रेड वाले बटन से टीवी बंद हो जाएगा मेरा या एसी बंद हो जाएगा, तो ये क्या है? फंक्शन है। प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो प्लस वाले बटन का इंक्रीज़ वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का एक काम है, उसका एक फंक्शन है। ऐसे ही माइनस को दबाऊँगा तो उसका डिक्रीज़ करने का काम है। इसी तरीके से यहाँ पर एक मेन फंक्शन होता है, यहाँ पर एक एवरेज वाला फंक्शन होता है। तो आपको इतना तो समझ आएगा कि इनका कोई ना कोई एक टास्क है, ठीक है। हो सकता है कि ये हमको एवरेज निकाल के देते, ये हमको एग्जीक्यूट करके देते, पूरे प्रोग्राम को रन करके देते। इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये समझ आ जाएगा। तो हमको अभी तक समझ आया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सोर्स कोड है, और ये सोर्स कोड हमारा जब कंपाइलर चेंज करता है तो क्या करता है वो, जब हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज चेंज करता है तो वो सेक्शंस देखता है। सबसे पहले यहाँ पर उसने देखे कि 2 सेक्शंस है,
एक हमारा मेन फंक्शन वाला सेक्शन है, एक हमारा एवरेज वाला सेक्शन है। तो वो क्या करेगा कि जब इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा तो वो दो सेक्शंस क्रिएट करेगा, ठीक है। एक हमारा एवरेज वाला सेक्शन होगा जो कि मशीन कोड में लिखा होगा, इसी तरीके से हमारा मेन वाला सेक्शन होगा जो कि मशीन कोड में लिखा होगा। मशीन कोड में लिखने का मतलब है कि ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये पूरी की पूरी लाइन के इक्विवेलेंट हमारा एक मशीन कोड होगा, ठीक है। हो सकता है वो मशीन कोड इस तरीके से हो 10101010, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एवरेज और मेन लिखा है, ये भी हमारे कन्वर्ट होते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि ये एवरेज वाला सेक्शन है और ये मेन वाला सेक्शन है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये पूरी लाइन कैसे कन्वर्ट होगी, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक एस्काई टेबल होती है, आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट सारे के सारे। उसमें हमने देखा था कि आई होता है, आई के इक्विवेलेंट हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू होती है और डेसिमल वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में, जो कि समझ आ जाएगी। अब ये हमको नहीं करना, ये हमारे कंपाइलर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, आई को कन्वर्ट करा डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल वैल्यू देखी उसकी, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही एन को देखा, ऐसे ही टी को देखा, ए वी जी सबको देखा। ये जो हमारी ब्रैकेट लगी हुई है, ये ब्रैकेट भी, इसका भी एक डेसिमल वैल्यू होती है। तो अगर वो डेसिमल वैल्यू हमको पता है तो बाइनरी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आई एन टी एक्स को सब को पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है। और जैसे यहाँ पर 1 2, अब देखो याद रखना कोडिंग में जैसे ये लिखा हुआ है ना कि कर्ली ब्रेसेस लगी हुई है, तो इसको भी हम एज अ एक लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल यहाँ पर कितनी हो गई, 7 लाइन। तो इसी तरीके से 7 लाइन का मशीन कोड ये यहाँ पर तैयार करके दे देगा इक्विवेलेंट। ऐसे ही मेन का इक्विवेलेंट कोड तैयार करके दे देगा। अब ये कौन सा कोड है, ये है 101 वाला कोड। इसको हम बोल सकते हैं किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इस कोड को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि ये जो हम पढ़ पा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा INT SUM एवरेज, ये हमारा क्योंकि हमको समझ आ रहा है, हम बोल पा रहे हैं, तो ये हमारा लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में। अब जब हम इसको पढ़ते हैं 1010 को, तो ये हमारा क्या है, लो लेवल लैंग्वेज का में लिखा हुआ है। इस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। इस कोड को ऐसे ही हम इस कोड को कुछ बोलेंगे ना, तो इस कोड को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। और जो हमारी मशीन होती है ना, जो हमारा CPU होता है, उसको समझ आता है ये एग्जीक्यूटेबल कोड। तो जो यहाँ पर average.c लिखा हुआ है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो एक फाइल जो तैयार होगी मशीन कोड वाली, उसकी एक्सटेंशन होगी avg.exe, ठीक है। exe का क्या मतलब हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल, और ये CPU को डायरेक्टली समझ आती है। क्लियर है इतना। अब ये कंपाइलर या फिर जो मेरे इंटरप्रेटर है ना, इसके कुछ काम होते हैं कि क्या क्या करता है, ऐसे पूरा क्या करता है, क्या ये सिर्फ कन्वर्ट करके छोड़ देता है, बाकी के काम नहीं होते इसके, तो वो चीज़ देखते हैं। इसके 2-3 काम होते हैं, ठीक है, उनको टास्क भी बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इनके क्या टास्क होते हैं। पहला टास्क जो इनका होता है वो होता है एरर्स को चेक करना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेकिंग दी एरर्स। सेकंड काम देखते हैं, सेकंड काम होता है हमारा कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। और तीसरा काम जो होता है, तीसरा काम होता है एग्जीक्यूशन। ओ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रन करना किसी भी कोड को, तो एग्जीक्यूट दी कोड। तो ये काम होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के, ठीक है। चेकिंग द एरर्स का क्या मतलब हो गया, ये जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर एरर निकल सकती है। क्या एरर निकल सकती है, तो एक एरर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर पूरा टॉपिक होता है ये, जिसमें हम अलग अलग तरीके की एरर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस एरर के बारे में हम बात करेंगे उसका एक नाम है, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर है तो हम उसको बोलेंगे सिंटैक्स एरर। अब इस सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हो गया, वो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, सबसे पहले आपने क्या किया था,
आपको याद है जब आप स्कूल में गए थे तो आपको जब ABCD सिखाया जा रहा था या फिर कैखे सिखाया जा रहा था, उसके बाद आपको जब जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते गए उसके बाद आपको ग्रामर सिखाई गई, इंग्लिश की ग्रामर्स की। अगर आप प्रेजेंट टेंस में हो तो आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ राहुल इज़ अ गुड बॉय। राहुल इज़ अ गुड बॉय। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये सेंटेंस ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे राहुल इज़ अ गुड बॉय, आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। मगर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर इज की जगह आर लगा दूँ, मैं कह देता हूँ राहुल आर आ गुड बॉय, तो आप कहोगे अरे गलत है, सेंटेंस गलत है। आपको कैसे पता चला सेंटेंस गलत है? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर काम कैसे करती है। इसी तरीके से हमारी लैंग्वेज की ग्रामर होती है। लैंग्वेज की ग्रामर से क्या मतलब है, मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। लैंग्वेज की ग्रामर से मेरा मतलब है कि एक कोड को लिखने का तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करोगे, जैसे एक चीज़ हम समझ लेते हैं, आप एक कॉमन चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा हुआ है, इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। ऐसे एक बिंदी लगा देना और फिर एक कोमा लगा देना, इसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेमीकोलन। ये किसी भी लाइन के पीछे लगा होता है, इसका मतलब है कि लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई। देखो यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, इस वाली लाइन में भी देखने को मिलेगा, इस वाली में भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो लैंग्वेज की ग्रामर है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो लिखा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि आपको हर लाइन के लास्ट में ऐसे कोमा लगाना है, ठीक है, ये लगाना है। अब मान लीजिए कि आप लगाना भूल गए। जब हम नई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो गलतियाँ तो करते हैं, आपने यहाँ भी नहीं लगाया और यहाँ भी नहीं लगाया, ठीक है। आप प्रोग्राम को रन कराने लगे, लेकिन इनके क्या काम होते हैं, ये 3 काम होते हैं। और ये इसी तरीके से जैसे स्टेप 1 में ये करना, स्टेप 2 में ये करना, स्टेप 3 में ये करना, ये करते हैं। पहला स्टेप क्या है, चेकिंग द एरर्स। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले इस पूरे के पूरे कोड को पढ़ेगा और इसकी ग्रामर को चेक करेगा, यानी कि इसकी सिंटैक्स को चेक करेगा कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जैसे यहाँ पर हम क्या लगाना भूल गए, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, तो ये हमको क्या है करके देगा, ये हमको कन्वर्ट करके नहीं देगा कोड। ये कन्वर्ट तब तक नहीं करेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। तो ये हमको सबसे पहले क्या दिखाएगा, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमको बोलेगा सिंटैक्स एरर है, और ये हमको सजेस्ट भी करेगा कि आप सिंटैक्स एरर को ठीक भी कर सकते हो, ऐसे ठीक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, चेकिंग द एरर्स। मान लीजिए मैंने बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ से हटा देते हैं, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, सेमीकोलन, एक सेकेंड, तो हमने इसको इस तरीके से सेमीकोलन लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा जो कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, यानी कि ये जो कोड लिखा हुआ था इसको मशीन कोड में कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया। ये रहा हमारे पास मशीन कोड 10101 वाला, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली समझ आ जाता है। ये हमने देखा भी था एक लेक्चर के अंदर, हमने देखा था कि नोटपैड की जो फाइल होती है, शायद हाउ कंप्यूटर वर्क्स वाले में देखा था कि .txt फाइल होती है। .txt फाइल का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली मशीन कोड होता है, उसको आप डायरेक्टली चला सकते हो। तो हमको ये समझ आया कि दूसरे स्टेप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और जब कन्वर्ट हो गया तो ये वाली फाइल निकल के आई, average.txt वाली फाइल। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट द कोड। एग्जीक्यूट द कोड का मतलब क्या है, रन करना है। और बहुत अच्छे से हमने समझा था हाउ कंप्यूटर वर्क्स वाली वीडियो में कि जब भी बात होती है रन करने की, तो रन करने के लिए किसी भी फाइल को कहाँ पर आना होता है, रैम के अंदर आना होता है। यानी कि सबसे पहले हमने ये वाली फाइल average.c वाली फाइल को लिखा, उसको सेव किया। जब हमने उसको सेव किया तो वो कहाँ पर सेव हुई, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, ये रही average.c वाली फाइल। उसके बाद जब हमने कन्वर्ट किया तो एक और फाइल क्रिएट हुई, यहाँ पर मैं फाइल बना देता हूँ, ये फाइल क्रिएट हुई। इस फाइल को हमने क्या बोला, इस फाइल को हमने बोला avg.exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर मैं इस वाली फाइल को यहाँ पर लेके जाता हूँ, मेमोरी के अंदर लेके जाता हूँ, रैम के अंदर लेके जाता हूँ, और CPU इसको रीड करना चालू करता है, तो CPU इसको रीड नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा अरे क्या लेके आ गए भाई, ये थोड़ी है, .exe वाली लेके आओ, एग्जीक्यूटेबल फाइल लेके आओ जिसके अंदर 101 लिखा हुआ है। ये क्या लेके आए हो, INT एवरेज, क्या ये मेरे को नहीं आ रहा समझ।
तो हमेशा याद रखना है कि जो average.exe वाली फाइल है ना, हमेशा वो जाएगी। यहाँ इसको रफ कर देते हैं, ये वाली फाइल कभी नहीं जाएगी। कौन सी फाइल जाएगी? average.exe वाली फाइल। तो यानी कि ये वाली जो फाइल है ये हमारी गई रैम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आ गई ये फाइल average.exe। इस फाइल का क्या मतलब है? इस फाइल का मतलब है ये लाइन्स, पहली लाइन ये लिखी हुई है, सेकंड लाइन ये लिखी हुई है, थर्ड लाइन ये लिखी हुई है, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स, इस तरीके से ली। तो CPU क्या करेगा? CPU हमारा जो है इस फाइल को रीड करना चालू करेगा, यानी कि पहली लाइन रीड करी, सेकंड लाइन रीड करी, थर्ड लाइन रीड करी, फोर्थ लाइन रीड करी। जब सारी लाइंस रीड कर ली तो उसके बाद हमको बोलेगा कि इनपुट दीजिए अब, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा है, 10, 20, 30 का एवरेज करा रहे हैं, तो हमको आउटपुट ला के दे देगा कि ये वाला एवरेज है। तो सिंपल ये करना होता है। यही चीज़ आपका इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन इंटरप्रेटर थोड़े अलग तरीके से करता है। हमने बोला ना लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। और ये चीज़ भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंपाइलर को ही ख़त्म कर लेते हैं पहले, फिर इंटरप्रेटर पे जंप करेंगे। अब एक चीज़ आती है कि जब ये एग्जीक्यूट द कोड वाली चीज़ थर्ड स्टेप है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कंपाइलर आपका जो साथ देता है वो यहीं तक देता है, 2 स्टेप में, थर्ड वाले स्टेप में नहीं। यानी कि ये वाली फाइल आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब कंपाइलर का काम ख़त्म। अब कंपाइलर हाथ ऐसे बांधे पीछे कहीं खड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है अब। यानी कि जब average.exe वाली फाइल को हमारा CPU लाइन बाय लाइन रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट कराएगा, एक आउटपुट हमें लाके दिखाएगा, उस टाइम पे कंपाइलर प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि इंटरप्रेटर का उल्टा है, इंटरप्रेटर हमेशा रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो तीनों के तीनों स्टेप में जो हमारा इंटरप्रेटर है वो खड़ा रहेगा, देखता रहेगा चीज़ों को कि सही से हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि लाइन बाय लाइन करा रहा है। लेकिन कंपाइलर जो है हमारा वो 2 ही स्टेप में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा JS वाली फाइल को, यानी कि इस वाली फाइल को, इंटरप्रेटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, अब जैसे हमने बताया कि सेम वही चीज़ करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा ये हमारा खिचड़ी पक गई है तो हमको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये फाइल्स को भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और इस तरीके से इसको भी 1 सेकेंड, ये एक के चक्कर में ज़्यादा हट जाता है एग्जीक्यूट, ठीक है। और हम थोड़ा इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो हमको एक चीज़ समझ आ गई कि कंपाइलर का क्या है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अपना इंटरप्रेटर का क्या है। तो इंटरप्रेटर भी हमारा सेम ही चीज़ कर रहा है। क्या काम करता है भाई? ये कोड जो लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। हमको कैसे पता चला? इसके पीछे लिखा हुआ है .js। .js की फुल फॉर्म क्या होती है? जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है .c। C की फुल फॉर्म क्या होती है? C लैंग्वेज, ठीक है। इससे हम पहचान पाते हैं। और इसी तरीके से कोई भी ऐप पहचान पाता है कि अच्छा गाने वाला ऐप है तो वो गाने ही बजा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है .mp3 या .mp4। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? यहाँ पर मेरा इंटरप्रेटर है, पहली लाइन को चेक करेगा कि इसके अंदर एरर है कि नहीं है। सपोज करिए इसके अंदर एरर नहीं है, तो क्या करेगा? उसके बाद कन्वर्ट कर देगा। ये पहली लाइन जो लिखी हुई है, मान लीजिए इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करा तो आपको रिजल्ट दिखा दिया। सेकेंड चीज़ है, सेकेंड वाली लाइन को लेगा, उसमें एरर चेक करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही थर्ड वाली लाइन ऐसी, फोर्थ वाली लाइन ऐसी, फिफ्थ वाली लाइन ऐसी, सिक्स वाली लाइन। कई बार आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका आपको कुछ पार्ट दिखाई दे गया, बाकी का पार्ट नहीं दिखाई दिया। बाकी का पार्ट क्यों नहीं दिखाई दिया? बाकी का पार्ट इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी फोर्थ वाली लाइन में एरर है तो थर्ड वाली लाइन तक का जो भी आउटकम था वो उसने दिखा दिया, फोर्थ वाली लाइन का नहीं दिखाया। तो एक तरीके से बेनिफिशियल भी है। लेकिन वही कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर में अगर आपका 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 999 लाइन्स आपकी ठीक है, एक वो 1000 वाली लाइन में कुछ हल्की सी एरर है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका कोड ही रन नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको आउटपुट भूल जाओ। पहले उसको ठीक करो, उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा। क्योंकि कंपाइलर कैसे कन्वर्ट करता है? कंपाइलर पूरी की पूरी फाइल को एक बार में चेक करता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे पहली लाइन के अंदर एरर चेक करी,
उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लाइन के अंदर एरर चेक करी, फिर कन्वर्ट कर दिया, तीसरी लाइन के अंदर एरर चेक करी। ऐसे नहीं करता कंपाइलर। कंपाइलर बोलता है कि लाओ पहली दूसरी लाइन सारी लाइनें ठीक है तब कन्वर्ट करूंगा, उससे पहले कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो इंटरप्रेटर हमको समझ आया कि इस तरीके से ये कन्वर्ट कर देता है। क्या इसकी फाइल अलग से जनरेट होती है, क्या होता है? तो नहीं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। हमारा जो क्रोम होता है, आपने देखा होगा क्रोम हमारा होता है, क्रोम की जो एप्लीकेशन होती है हमारी, यहाँ पर क्रोम की जो एप्लीकेशन होती है ना वो काम करती है इसके लिए, इसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो क्रोम की एप्लीकेशन करती है। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आता है अपने को कि ये जो इंटरप्रेटर वाला कोड होता है ना ये हमारा एग्जीक्यूट होता है इस वाली फाइल में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ chrome.exe, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसका मतलब है कि क्रोम सबसे पहले रन होने के लिए जाएगा यहाँ पर रैम के अंदर। अब जब ये मेरा क्रोम रन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोम। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्रोम। इसके अंदर ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड इसके अंदर जाएगा, यानी कि जो भी हमारी फाइल होगी, सपोज कीजिए ये add.js वाली फाइल है, ये add.js वाली फाइल जो हमारी हार्ड डिस्क में हमने सेव कराई है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, add.js वाली फाइल के अंदर जो भी कोड अभी कन्वर्ट हुआ है, जैसे ये वाला कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा क्रोम के अंदर चलेगा। तभी आपने देखा होगा कि जितनी भी मेरी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं या फिर जितनी भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो डायरेक्टली क्रोम के अंदर चलते हैं। क्योंकि क्रोम क्या करता है, क्रोम उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। ठीक है, कन्वर्ट करने का काम करता है उसको। तो ये और यही चीज़ मैंने आपको बोला कि इंटरप्रेटर जब उसको लाइन बाय लाइन करता है तो लाइन बाय लाइन करने का एक एडवांटेज ये हो जाता है कि कई बार हमको वेबसाइट आधी खुली दिख जाती है, आधी नहीं दिखती। क्यों? रीज़न यही है कि कुछ कोड उसका रन कर गया, कुछ कोड उसका रन नहीं करा। तो मुझे ये भी समझ आ गया। अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपाइलर अच्छा होता है या फिर क्या इंटरप्रेटर अच्छा होता है, क्या होता है, मतलब थोड़ा सा बताइए। कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये क्रोम के अंदर एग्जीक्यूट होगा हमेशा। क्रोम वाली फाइल पहले रन होगी यहाँ पर, उसके बाद ये कोड यहाँ पर जाकर रन हो जाएगा। जबकि अब देखो हमने क्या बोला था कि जो कंपाइलर है वो 2 स्टेप में खड़ा रहेगा, तीसरे में खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरे में तो आप देखो आपने एक बार कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप कितनी भी बार एग्जीक्यूट कराओ ये वाली फाइल को, average.c वाली को, या क्योंकि एक बार कन्वर्ट करा दिया तो हमारे पास ये वाली फाइल आ गई average.txt वाली। अब इसको कितनी बार एग्जीक्यूट कराओ सेम आंसर आने वाला है। तो इसीलिए कंपाइलर नहीं रहता तीसरे स्टेप में, अनटिल और अनलेस आप इस फाइल के अंदर कुछ चेंज ना करो। अगर आपने कुछ चेंज कर दिया तो इसका मतलब है इसको हमें दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से अपडेटेड फाइल आएगी average.txt वाली, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये तीनों के तीनों स्टेप के अंदर एग्जीक्यूशन में भी इंटरप्रेटर रहता है, यहाँ पर रहता है इंटरप्रेटर, जबकि कंपाइलर नहीं रहता इसमें। और कंपाइलर क्यों नहीं रहता, इसका साफ रीज़न है क्योंकि एक बार उसने कोड को उसने कन्वर्ट करा, लो पकड़ो और ख़त्म उसका काम, उसके बाद उसको नहीं मतलब। तो ये हमें समझ आया। थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है। ठीक है, तो कंपाइलर की अगर आप खुद सोच के देखो कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा। कंपाइलर ने क्या करा, एक ही बार में कोड को रन कर दिया। ठीक है, और जो हमारा इंटरप्रेटर है उसने लाइन बाय लाइन करा। तो लाइन बाय लाइन जब आप चीज़ों को करते हो, तो अब मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि मुझे अपने दोस्त को कुछ बताना है। ठीक है, मैंने बताया कि उसको ना कहीं कहीं पे जाना है एक जगह से दूसरी जगह। मैंने उसको बोला कि एक काम करियो, पहले इधर से घर से निकलेगा, फिर लेफ़्ट ले लियो, फिर राइट ले लियो। ठीक है, फिर सीधा चला जाइयो, फिर एक और लेफ़्ट ले लियो, फिर राइट ले लियो, बस ख़त्म हो गया ये। ठीक है, मैंने एक बार बताया, मेरे को 2 मिनट लगे, ख़त्म। लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से बताऊंगा, फ़ोन चालू है, मैंने कहा कि सीधा चलता रहे, सीधा चलता रहे, सीधा चलता रहे, सीधा चलता रहे। फिर मैंने उसको बोला कि एक काम कर, अच्छा अब लेफ़्ट मुड़ जा। ठीक है, तो वो जहाँ से स्टार्ट करा है जहाँ पे ख़त्म करेगा वहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस होंगी उसमें मैं उसके साथ हूँ। हो सकता है उसको पहुंचने में आधा घंटा लग रहा है, हो सकता है उसको 1 घंटा लग रहा है, तो उस 1 घंटे में मैं अवेलेबल हूँ। इसका मतलब साफ समझ आता है कि कंपाइलर मेरा फास्टर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कंपाइलर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो कंपाइलर जो मेरा होता है वो हमारा होता है फास्टर, और इंटरप्रेटर जो मेरा होता है वो होता है हमारा थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होता है ये हमारा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या है,
इसके बाद मेरा आता है कि किसको लिखना आसान होता है, ठीक है, किसको लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, किसको लिखना आसान होता है। तो जो हमारे कंपाइलर की लैंग्वेज होती है ना, ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं कि कंपाइलर बेस्ड जो लैंग्वेज हमारी होती है वो हमारी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है सीखने में, चाहे वो जावा लैंग्वेज हो, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ लैंग्वेज हो, जबकि ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजी होती है। इनका थोड़ा बेनिफिट है तो कहीं पे नुकसान भी है। थोड़ा इजी मतलब इजी तो ये नहीं कहेंगे कि नुकसान है, ये तो अच्छी बात है, बट ये स्लो भी होती है, ठीक है। तो हमको ये समझ आया। अब इसको ना थोड़ा सा कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमको और अच्छे से ये समझ आ जाए। आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार किसी दूसरी कंट्री के विजिट पे गए हुए हैं, जैसे अभी भी गए हुए हैं। आज जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे पीएम जो हैं वो रशिया गए हुए हैं। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनको समझ आती है रशियन लैंग्वेज, हमारे पीएम को आती है हिंदी इंग्लिश। अब वो अपनी बात को कैसे कन्वे करेंगे? अब मान लीजिए कि पुतिन साहब को नहीं आती इंग्लिश, एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है दोनों के बीच, तब क्या होगा? तो यहाँ पर हमको चाहिए एक ट्रांसलेटर, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर हमारे खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको एक भाषण देना, स्पीच देनी है, तो साथ में एक ट्रांसलेटर भी खड़ा होता है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है, जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन बोली तो ट्रांसलेटर ने वो ट्रांसलेट कर दी, दूसरी लाइन बोली दूसरी लाइन ट्रांसलेट कर दी, तीसरी लाइन बोली तीसरी लाइन ट्रांसलेट कर दी, फोर्थ लाइन बोली फोर्थ लाइन ट्रांसलेट कर दी। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है किसका? कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का? ये एग्जाम्पल है इंटरप्रेटर का, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें कन्वर्ट हो रही है। पहली लाइन कन्वर्ट हुई, दूसरी लाइन कन्वर्ट हुई, तीसरी लाइन कन्वर्ट हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का भी। मान लीजिए मैं जापान में घूमने के लिए गया, अब मुझे जापानीज नहीं आती वहाँ की, क्योंकि मैं 2-4 दिन के लिए घूमने गया हूँ, और अब रात को मेरे को भूख लग गई। तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मेरे को दिखाई देती है, जैसे अगर हम इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर हम इंग्लिश में गूगल पे देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि जापान में नहीं है ये वाली चीज़, आपको जापानी लैंग्वेज में आता है सब कुछ लिखा हुआ। अब जापानीज़ में पूरी की पूरी रेसिपी लिखी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दोस्त क्योंकि यहाँ पे काम करके गया था, मैंने उसको कॉल मिलाया, मैंने कहा भाई देख यार मेरे को डिश बनानी है, देख मैंने इसका तेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, प्लीज़ इसको ना कन्वर्ट करके बता दे। तो मेरे दोस्त ने क्या करा, ऐसा वाइट पेपर ले लिया, ठीक है, वाइट पेपर लेके और उसके बाद क्या करा, फटाफट 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 उसको वाइट पेपर पे जितने भी स्टेप थे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 इस तरीके से लिख के और मेरे को फ़ोटो वापस कर दिया। अब क्या है, अब ये है कि भाई मेरे को समझ आ गए स्टेप, एक बार में उसने दे दिया, इसका मतलब है कंपाइलर वाली चीज़ है ये, ठीक है, कि उसने एक बार में दे दिया। अब मुझे मेरे दोस्त की ज़रूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। जब मैं उस डिश को प्रिपेयर करूंगा, जब मैं कोड को रन करूंगा, तो मुझे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। जब मैं डिश को बनाऊंगा तो मुझे मेरे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है कन्वर्टेबल कोड, कन्वर्टेबल ये मेरे पास जो रेसिपी है मेरे पास, तो मैंने उसको बनाया, रेसिपी को खाया, आराम से सोया। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, जैसे आपने शायद नहीं देखी होगी, एक मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन की मूवी थी शायद, जिसमें एक गाना था मर्द तांगे वाला ऐसे करके कुछ था। तो उसमें एक सीन होता है बहुत अच्छा कि एक रेडियो चल रहा होता है, जब वो कुछ पका रहा होता है, ठीक है, तो उसमें वो स्टेप बाय स्टेप उसको बता रहे होते हैं कि पहले आपको ये करना है, सेकंड आपको ये करना है, थर्ड आपको ये करना है। या फिर कई बार मान लीजिए घर के अंदर भी अगर मुझे कोई डिश बनानी नहीं आती और मम्मी से मैंने पूछा कि प्लीज़ बता दो कि कैसे बनानी है, तो मम्मी क्या बोलते हैं कि ठीक है जा आप, ये चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, मम्मी बोलती है कि जा पानी चढ़ा दे पहले, ठीक है। मैंने कहा हाँ मम्मी पानी चढ़ा दिया, फिर मम्मी बोलेगी कि ठीक है थोड़ी देर इसको गर्म होने दे, हाँ ठीक है हो गया गर्म, अब चाय पत्ती डाल दे इसके अंदर, फिर मैंने चाय पत्ती डाली। तो थ्रू आउट द प्रोसेस मम्मी मेरे साथ है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस इंटरप्रेटर के अंदर, इंटरप्रेटर साथ है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज के अंदर, जबकि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो हमें ये अच्छे से आगे समझ। अब बात आती है कि कुछ लैंग्वेजेस, सर आपने बोला था कि हाइब्रिड भी होती हैं, हाँ जी बिल्कुल, मेरा पेन ही हो गया, ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, मिल गया। आपने बोला था कि कुछ लैंग्वेजेस हाइब्रिड भी होती हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जो जैसे जावा हमारी हाइब्रिड है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर हमारा कंपाइलर भी काम करता है, उसके अंदर हमारा इंटरप्रेटर भी काम करता है। अब वो कैसे काम करेगा, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको पूरी चीज़ को, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी हमने हटा दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर चलते हैं और
मैंने बोला जावा, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक avg.java, कैसे पता चला? क्योंकि जावा का कोड है इसलिए .java लिखा हुआ है। ये क्या है? एक्सटेंशन है। तो जावा के अंदर दो स्टेप होते हैं। पहले जावा की जो फाइल है ये वाली avg.java लिखा हुआ है, ये पहले कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, फिर ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर पाते हो? इसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास दो स्टेप लग रहे हैं। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, है ना। अब ऐसा क्यों है? अब बाइट कोड का मतलब क्या हो गया या मशीन कोड का मतलब क्या हो गया? देखो बाइट कोड का मतलब होता है कि एरर फ्री कोड, यानी कि यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई एक हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, इसको लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना है तो बीच में एक ही बार में हो जाएगा, या तो कंपाइलर कर देगा या इंटरप्रेटर कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही काम कर रहे हैं, कंपाइलर भी काम करता है, इंटरप्रेटर भी काम करता है। ये मेरा यहाँ पर एक JVM होता है, वो मेरा क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन, ये मेरा इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले average.java वाली फाइल को जब हम रीड कराते हैं तो एक फ़ाइल तैयार होती है जो बाइट कोड वाली फ़ाइल होती है। बाइट कोड वाली फ़ाइल का मतलब होता है एरर फ्री, यानी कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स वाली कोई एरर नहीं है। उसके बाद JVM मेरा होता है जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या करता है? इस बाइट कोड को उठाता है, एरर फ्री वाले कोड को उठाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन कोड में। जब मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये और .NET की लैंग्वेज जो हमारी है उसमें भी सेम ही चीज़ होती है। अब ये क्यों होता है ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों रखा गया है कि भाई आपने कंपाइलर भी रख दिया, आपने इंटरप्रेटर भी रख दिया। तो इसका रीज़न ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बनाने के लिए इसको ऐसा किया गया है, ठीक है, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंस बनाने के लिए भी ऐसा किया गया है। अब इनके मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है चीज़ें, ठीक है। यानी कि आपने जावा का जो कोड है उसको वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि आप उसको किसी विंडोज़ वाले सिस्टम में चलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ भी चल जाएगा, ठीक है। आप उसको मैक वाले सिस्टम में चलाओगे या फिर किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने की कोशिश करोगे, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा तो ही चलेगा, ठीक है। अब जैसे आज से काफ़ी साल पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर आए थे तो किसी एक कंप्यूटर वाली कंपनी ने, जैसे HP ने अपना कंप्यूटर बना दिया तो उसने जो बाकी की चीज़ें बनाई है ना, वो बाकी की चीज़ें नहीं चलेगी किसी दूसरे सिस्टम के अंदर। तो ये क्या था? सिस्टम डिपेंडेंट हो जाते थे, यानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते थे। तो ये वाली चीज़ इससे हट गई कि हमने एक बाइट कोड बना दिया, एरर फ्री कोड है, अब इसको चलाओ भाई जहाँ चलाना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से लैंग्वेज इंडिपेंडेंस है कि बाइट कोड है, अब लैंग्वेज की डिपेंडेंसी भी हटा दी। .NET की लैंग्वेज में ये वाली चीज़ होती है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ कि आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो थोड़ा सा इसको आप भी डिक करने की कोशिश करना कि क्या मतलब होते हैं इनके, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें मैंने तो आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने काफ़ी डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है। तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा एक अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।